इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ भी बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है ना। आ गया था समझ में? दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ब्राइटनेस बहुत है तो वो कैसे कम करते हैं? बैंडविड्थ लो है। यहाँ पे सही लाइट है। लाइट ऑफ, एक ऑफ करके देखते हैं। एक ही लाइट है, एक ही स्विच से दोनों चल रहा है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, दिक्कत होगा तो बताना। एक तो ब्राइटनेस मेरे को भी बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था, है ना। आगे करते हैं ब्राइटनेस सर। ब्राइटनेस एक मिनट, फोन से ही होगा ना कम ब्राइटनेस। फोन में ब्राइटनेस कम करने से यहाँ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। फिर वही हो रहा है। एक मिनट, एक ही से दोनों है और कोई दूसरा लाइक ही नहीं है, इससे देखेगा नहीं। लिख के थोड़ा सा साइड हो जाओ। हेलो, देख तो रहा है? देखते समय नहीं क्या? चलो हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है ना। इंडक्शन का मतलब तो समझते ही हो, इंड्यूस होना। सेल्फ मतलब खुद, खुद से इंड्यूस होना।
देखते हैं क्या होता है भाई। तो मान लो हमारे पास एक कॉइल है, सपोज एक सोलेनॉइड है सपोज, ठीक है। सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई, जो कि टाइम का फंक्शन है। अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि जब करंट इससे फ्लो करेगा तो करंट जैसे ही यहाँ पे आएगा, करंट रोटेट करना शुरू कर देगा। होगा ना बेटा, करंट आएगा इस तरीके से, करंट इधर वापस बाहर आएगा, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करेगा, अगर करंट कांस्टेंट है तब तो ठीक है। अब जो हर एक लूप है, हर एक लूप के बारे में सोचो, किसी एक लूप के बारे में सोचो, इसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया होगा ना, किया होगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब हर एक लूप से कुछ ना कुछ फ्लक्स है, हर एक लूप से कुछ ना कुछ फ्लक्स है। क्यों भाई? इस करंट की वजह से, है ना। दूसरा लूप का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसकी वजह से उसका फ्लक्स होगा, क्लियर है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो इस वाले लूप से पास करेगा, ये वाला जो जनरेट करेगा वो इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा। अरे होगा कि नहीं? ऐसा होगा ना। अगर ये पास वाला लूप जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो तो पास करेगा ना पास वाले से, सोच के देखो, करेगा ना। हाँ, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जब अगर इस तरह का कोई कॉइल हो, उसमें करंट चेंज होता है। जब करंट चेंज होता है तो ये जो कॉइल है वो चेंजिंग करंट को अपोज करता है। क्यों करता है भाई? तो हमने पहले ही फैराडे लॉ में पढ़ा कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, जब भी करंट कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स चेंज होगा, सॉरी कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स चेंज होगा, उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है ना। तो होगा क्या कि ये जो करंट मान लो सपोज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मान लो एक टाइम के लिए करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब इस लूप से फ्लो करने वाला करंट इंक्रीज कर रहा है। तो करंट जब इंक्रीज करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होने की वजह से इसके अंदर जो फ्लक्स है, इसके अंदर जो फ्लक्स है वो चेंज करेगा, करेगा ना। अब कॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, है ना, उस चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करना वो शुरू कर देता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसलिए क्योंकि उसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और उसी करंट को वो कॉइल अपोज कर रहा है। मतलब इसमें जो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा था वो किसी और सोर्स की वजह से नहीं आ रहा है। एक तो ये हो सकता है कि मान लो दो अलग अलग कॉइल है, एक इधर कॉइल है इसमें करंट सपोज फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो दूसरे वाले कॉइल से पास कर रहा है। एक तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मान लो इसमें करंट I1 है, I1 को मैंने इंक्रीज किया, I1 को इंक्रीज किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, तो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हुआ, यानी कि इसने करंट चेंज किया तो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। एक तो पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसमें कोई दूसरा नहीं है, वो कॉइल खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड से की वजह से उसके अंदर फ्लक्स चेंज आ रहा है और उस चीज को अपोज करेगा कॉइल। एक कॉइल की प्रॉपर्टी है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा सेल्फ इंडक्शन, है ना।
रिपीट करना है, चलो फिर से बोल देता हूँ एक बार, देख लो। मैंने क्या बोला, मान लो आप एक कॉइल ले ली, आपने एक कॉइल लिया, कॉइल लिया ना, अब मान लो इससे करंट फ्लो करवाया आपने। अगर ये करंट वेरिएबल है तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा तो सर्कुलर टर्न्स के रूप में फ्लो करेगा ना यार, करंट रोटेट कर रहा है ना। तो जब करंट रोटेट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हर एक करंट कंडक्टिंग जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। या कुछ देर के लिए मान लो सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, हमने देखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट टैन आई होता है ना। तो जब आई चेंज करेगा, यहाँ पे बी क्या है, आई के प्रोपोर्शनल है। तो जब आई चेंज करेगा तो बी भी चेंज करेगा, और जब बी चेंज करेगा तो अगर फ्लक्स लिखोगे इस लूप के वजह से, इस कॉइल की वजह से, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया। इसका मतलब ये जो कॉइल है इससे फ्लक्स भी चेंज करेगा, करेगा ना। और वो फ्लक्स का जो चेंज का कारण है वो खुद है, कोई दूसरा नहीं है। इस सोलेनोइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और वही उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट कर रहा है, और वापस वो उसको अपोज कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ने लगा इसके अंदर क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होने लगा। फ्लक्स चेंज होने लगा कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया। अब फ्लक्स जब चेंज होने लगा तो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, हमने फैराडे लॉ में देखा था कि कोई भी कंडक्टिंग लूप से जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसको अपोज करना शुरू कर देता है, उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। अरे होता है ना। तो ये कॉइल क्या करेगा, कॉइल का काम क्या है, ये चेंज को अपोज करता है, यानी कि इंक्रीजिंग करंट को रोकना चाहेगा, है ना। और देखिए खुद के अंदर, इसके अंदर हो रहा है, इसका सोर्स भी ये खुद ही है, कोई दूसरा कॉइल नहीं है इसका सोर्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कोई दूसरा कॉइल नहीं है ना, यही कॉइल है। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे जैसे दो कॉइल मैंने लिया था, है ना, तो यहाँ पे दो डिफरेंट कॉइल्स हैं। यहाँ पे आपने करंट फ्लो किया, करवाया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास किया, और इसके अंदर फ्लक्स चेंज आया। इसके अंदर जब फ्लक्स चेंज आया तो उसका सोर्स ये वाला कॉइल है, दूसरा कॉइल है ना। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंडक्शन, हाँ इंडक्शन। यहाँ पे एक ही कॉइल है, वही सोर्स है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे थोड़ा चलते हैं, बात समझ में आ गई सेल्फ इंडक्शन कैसे हो रहा है। मान लीजिए एक सोलेनोइड है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये सोलेनोइड क्या करेगा, सोलेनोइड क्या करेगा, इस चेंजिंग करंट को अपोज करेगा। चेंजिंग करंट को अपोज कैसे करेगा भाई, तो हम देखते हैं कि जो कॉइल के अंदर है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। और ईएमएफ जो इंड्यूस आया था वो आया था माइनस डी फाई अपॉन डी टी, हम पहले देख चुके हैं, है ना। यानी कि जब भी करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये जो कॉइल है एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। और वो सोर्स क्या करेगा, चेंज को अपोज करेगा। जैसे इस केस में करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है वो एक बैटरी की तरह काम करने लगता है। अब बैटरी किस टाइप का बैटरी भाई,
तो वैसा बैटरी जो करंट को डिक्रीज करना चाहता है ना। तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो करंट को डिक्रीज करने के लिए बैटरी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इधर होना चाहिए, नेगेटिव इधर होना चाहिए। अब इसी में मान लो करंट डिक्रीज कर रहा था, तो करंट डिक्रीज करने का मतलब है फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो कॉइल क्या जाता है, कॉइल तो चेंज को अपोज करता है ना, पहले हमने देखा है। तो चेंज क्या है, डिक्रीज। तो डिक्रीज को क्या करेगा, रुकना चाहेगा। तो इस समय क्या करेगा, इस सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इस समय ये सपोर्ट करना शुरू कर देगा। कैसे भाई, तो देखते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है जिसका स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो इसका लेंथ है एल, लेंथ क्या मान लिया, एल। अब सपोज इससे करंट फ्लो कर रहा है आई। तो सबसे पहले तो फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, है ना। अब बी कितना होगा भाई, तो करंट हमने क्या ले लिया है, आई। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, म्यू नॉट एन आई, यही आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। मान ले आर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। तो एरिया लिखोगे आप, तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स, हुआ ना। लेकिन ये फ्लक्स किससे है, एक टर्न से, एक ही टर्न से रहा ना, एक ही का एरिया यूज कर रहे हो ना। तो ये क्या हुआ, एक लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या है, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इसमें, तो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा बेटा स्मॉल एन इनटू एन। अब यहां से आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई। ये हो गया 5। अब ये जो 5 है वो आई के प्रोपोर्शनल है। बाकी सारा चीज यहाँ पे देखोगे तो किसी एक सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट होगा, सोलेनॉइड का लेंथ कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो भी कांस्टेंट होगा। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। यानी कि आई चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जैसे ही चेंज होना शुरू होगा कॉइल क्या करेगा, अपने अंदर इंडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो कि पूरा ज्योमेट्रिकल डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो 5 इक्वल्स हो जाएगा L इंटू आई। 5 क्या हो जाएगा, L इंटू आई। L क्या है भाई, तो L का आता है सेल्फ इंडक्टेंस।
जैसे कैपेसिटेंस पढ़ा था ना, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा था, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कॉइल की प्रॉपर्टी है। जहां भी कॉइलिंग होगा, जहां भी कॉइलिंग होगा वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस काम करना शुरू कर देता है। और ये सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर इस केस में लें, सोलेनोइड के केस में लें, तो ये वाला चीज है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, है ना। इसका जो यूनिट होता है इसका हेनरी। यूनिट क्या होता है? हेनरी। और ध्यान से देखिए तो बेसिकली एल जो है वो फाई अपॉन आई है, यानी कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉइल में आई करंट फ्लो करवा दो, फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर लो और फाई अपॉन आई का रेशियो निकाल लो, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा, है ना। अब सेल्फ इंडक्टेंस आया क्या है? म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर एल। अगर पाई आर स्क्वायर एल की बात करो तो बेसिकली क्या है? वॉल्यूम है सोलेनोइड का, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस सेल की प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करता है मीडियम पे और डायमेंशन पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। करंट चेंज करने से सेल्फ इंडक्टेंस चेंज नहीं करेगा। अब वापस अगर वहां से आ जाए तो फाई है एल आई, एल इंटू आई, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करिए डी फाई बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा? एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। और अगर माइनस लगा लें तो माइनस डी फाई बाई डी टी क्या कहलाता है? ईएमएफ। तो ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि डी आई बाई डी टी के अपोजिट आएगा। डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर करंट इसमें इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये वही चीज ए माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो लिख लीजिए, छपाई कर लीजिए फटाफट। सेल्फ इंडक्टेंस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, सेल्फ इंडक्शन समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। पाएंगे ये
एन आई से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा फ्लक्स हम पूरे कॉइल से लिख रहे हैं ना, तो मान लें अगर एक लूप है तो एक लूप से फ्लक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बी इंटू ए होगा ना। और यहाँ पे क्या था? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कितने लूप हो जाएंगे? एन है यूनिट लेंथ में लूप और लेंथ है एल, तो कितने लूप्स हो जाएंगे? एन इंटू एल। तो टोटल फ्लक्स लिखने के लिए यहाँ पे एन इंटू एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स है, करना पड़ेगा ना। तो वही किया है, पूरे सोलेनॉइड से फ्लक्स लिखने के लिए किया है। हो गया होगा। और यहां से लिख सकते हैं एन इक्वल्स ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, तो लिख लीजिएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल only depends on geometrical dimension of coil, geometrical dimension of coil and medium between coil। coil के अंदर मीडियम कौन सा है? यानी कि सेल्फ इंडक्शन के लिए हमारा कोई पर्पस नहीं था बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, जब भी कॉइलिंग करते हैं, जब भी हम कॉइल करते हैं, अब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो इसी चीज पे काम ही करता है। टॉर्क लगता है, तूने देखा था सर्कुलर लूप के अंदर टॉर्क लगता है। तो मोटर्स वगैरह हैं, फैन वगैरह हैं, इसमें कॉइलिंग होता है। अगर तुमने अंदर से देखा होगा तो उसमें एक कॉपर वायर का कॉइलिंग किया जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो खुद काम में आ जाता है, खुद प्रोड्यूस हो जाता है। हमारा पर्पस नहीं होता प्रोड्यूस करने के लिए। हम कोई चीज बनाते हैं, कोई डिवाइस बनाते हैं, उसके साथ इनहेरेंटली जो है सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है। है ना। अब इंडक्टर का जो इंडक्टर जैसे रेजिस्टेंस होता था रजिस्टर, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं इंडक्टर, है ना। तो ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। और ये जो होगा इसमें माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। ये जो होगा वो एल डी आई बाई डी टी होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल अगर देखना चाहो तो मान लो एक इंडक्टर है ना।
जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 2 हेनरी। एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 2 हेनरी। सपोज इसके अंदर जो करंट चेंज हो रहा है डी वो है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड इसमें 0.5 एम्पियर से करंट इंक्रीज हो रहा है ना। और ए है और ए बी है। तो बी ए माइनस बी बी कैसे लिखें? बी ए माइनस बी बी कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा साइन में दिक्कत होता है कि किस तरफ पॉजिटिव होगा किस तरफ नेगेटिव होगा। तो जब माइनस लेके चलोगे ये वाला चीज तो कंफ्यूजन हो जाता है, इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे। ज्यादा भी माइनस का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। डी आई बाई डी टी क्या है? पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है मतलब करंट इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा स्क्वायर में वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये हो जाएगा और बी हो जाएगा। होगा ना? तो बी ए माइनस बी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो बेटा क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी अब लिख लो। अब एल साइन का जरूरत ही नहीं है। एल कितना है? 2। डी आई बाई डी टी है 0.5 1 वोल्ट। समझ में आया? फ्राइडे को डिस्कशन नहीं है, फ्राइडे को क्लास है। ओके, और अगर एग्जांपल देना चाहते हो मान लो इंडक्टर भी है, बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है, ए एंड बी एंड बी। मान लीजिए वापस इसमें किसी टाइम पे जो करंट है, सपोज इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि करंट इसमें कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ जिस इंस्टेंट पे करंट 2 एम्पियर है, डी आई बाई डी टी सपोज 0.25 माइनस में एम्पियर पर सेकेंड है। 0.25 एम्पियर पर सेकेंड है। एल है 4 हेनरी, मान लो ये 4 वोल्ट और ये 2 ओम। बी ए माइनस बी बी बताइए। ठीक है, बी ए माइनस बी बी बताइए। नॉर्मल सा है, नॉर्मल तरीके से करना है।
माइनस बी डायरेक्ट लिख सकते हो, वी ए माइनस जे बी, है ना। यहां से चलिए लिखते हैं। तो पहले तो देखो करंट डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है करंट, करंट आगे फ्लो कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या करेगा, क्या बोला था, जो भी चेंज आएगा उसको अपोज करेगा, तो डिक्रीज कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा ना, है कि नहीं, करेगा, ठीक है। तो जब सपोर्ट करेगा यानी कि ये हो जाएगा लो पोटेंशियल और ये होगा हाई पोटेंशियल, है ना। तो चलिए बी ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल बी ए मान लिया, अब लो से हाई जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, यानी कि लिखेंगे प्लस एल डी आई बाई डी टी, तो एल इंटू 0.25, एल कितना है 4। अब एक बार बोलना कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि किस तरह से बिहेव करने वाला है, तो माइनस साइन का मतलब नहीं रह गया ना, समझे। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ हाई से लो जा रहे हैं, तो अब इस बार माइनस हो जाएगा, है ना। और करंट आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपको पता ही है हाई और ये जो होता है, तो फिर क्या लिखेंगे माइनस, हाई से वापस लो जा रहे हैं, तो फिर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा 2 into 2, और कहाँ पहुंच गए बी के, कहाँ पहुंच गए बी पे, यानी कि ए में इतना ऑपरेशन कर लोगे तो बी में इक्वल हो जाएगा, होगा ना, ऐसे सोचो, यानी कि बी ए माइनस बी बी ये होगा 1 -4 -4 -8, यानी कि आएगा बी ए माइनस बी बी 7 वोल्ट, क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस तरह से लिख सकते हो, एक बार लिख ले ताकि आ जाए लिखने, कोई भी एक सवाल ले लो मान लो, कुछ भी ले लो, है ना। t इक्वल 0 पे आई था 0, दिया बाई dt है, हाँ 2 एम्पियर पर सेकेंड, जी ए डी टी 10 ओम 5 वोल्ट 5 हेनरी, फाइंड बी ए माइनस बी बी एट t इक्वल्स 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे बी ए माइनस बी बी क्या रहा होगा, इनिशियली करंट क्या था 0, बता ही सकते हो, फटाफट करके बताओ,
अब इंडक्टर का जो भी रिजल्ट आएगा, आपने कैपेसिटर में जो पढ़ा था आरसी सर्किट, अब उसी तरफ हम जा रहे हैं। मतलब इसका जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैपेसिटर आता है। अभी आगे जाके एनर्जी स्टोर देखेंगे, फिर एनर्जी डेंसिटी वैसे देख चुके हैं, वापस यहाँ पर भी चाहेंगे तो देख लेंगे। अब यहाँ पे आप लिख ही सकते हो, तो सबसे पहले बैटरी का बिहेवियर कैसा होगा, इंडक्टर का, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो बिहेवियर कैसा होगा, अपोजिट होगा ना। अपोजिट होगा तो लिखना शुरू कर दीजिए। डी से स्टार्ट किया, अब ये है प्लस, ये है माइनस, यानी कि माइनस आएगा। एल डी आई बाई डी टी, 5 इंटू डी आई बाई डी टी कितना है, 2। अब ये है लो और ये है हाई, लो से हाई जा रहे हैं मतलब प्लस आएगा 5, और रेजिस्टेंस में ये होगा हाई और ये होगा लो, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस, वापस हाई से लो जा रहे हैं, 10 इंटू 4 सेकेंड में करंट क्या हो जाएगा, तो डी आई बाई डी टी क्या है, 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा ये, 8 एम्पियर, है ना। तो 8 इक्वल्स वी, बोलिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना। तो वी ए माइनस वी बी क्या रहेगा, 80 प्लस 90, 85, है ना। अब देखो कैपेसिटर क्या करता था, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता था, है ना। इंडक्टर का काम भी सिमिलर टू कैपेसिटर है, इंडक्टर का काम भी सिमिलर टू कैपेसिटर है। आगे आप मिलर सर्किट पढ़ेंगे, जैसे वहां पे आरसी सर्किट पढ़े थे, वहां पर भी आपको बिहेवियर सिमिलर है। सिमिलर बिहेवियर मतलब एक ही जैसा एक्ट करता है, एनर्जी के पर्सपेक्टिव में देखें तो रिजल्ट अलग अलग आएगा, लेकिन मतलब उसी टाइप का बिहेवियर है, आप भी बोल सकते हैं। तो जैसे कैपेसिटर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता था, इंडक्टर भी स्टोर करता है एनर्जी को। जैसे कि मान लो ये इंडक्टर है ना, सपोज आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा था पहले, ठीक है, और इधर एक रेजिस्टेंस है सपोज ऐसे, यहाँ पे एक स्विच है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। मान लो पहले स्विच इधर था, तो जब स्विच इधर था तो बैटरी क्या कर रहा होगा, इसमें करंट फ्लो करवा रहा होगा। तो जब इससे करंट फ्लो करता है तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। आप अगर याद करेंगे कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर क्या करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता था, ठीक है। अब मान लो कुछ टाइम बाद जैसे ही इधर देर तक करंट फ्लो करवाया, स्विच को इधर कनेक्ट कर दिया, अब तो कोई सोर्स नहीं है ना, तो सोर्स नहीं है तो क्या करेगा, इंडक्टर करंट सप्लाई करेगा सर्किट में, उसके पास जो एनर्जी है वो अब वापस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना।
क्योंकि ये चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बिहेवियर है कैपेसिटर का और इंडक्टर का वो थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का है। तो देखते हैं इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। नेक्स्ट देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। है ना, चलो मान लिया ये इंडक्टर, मान लिया इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इंडक्टेंस है एल, तो इसके क्रॉस ईएमएफ क्या होगा एल डी आई बाई डी टी। पावर क्या होता है बेटा, पावर अगर लिखेंगे पी तो हो जाएगा ई इंटू आई, ये क्या हो जाएगा एल इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू आई, है ना, ई आई डी टी हो जाएगा एल आई डी आई। इंटीग्रेट कर लो, डी आई डी टी अगर ध्यान से देखोगे तो यही है एनर्जी, है ना। इंडक्टर के अंदर हम लिख रहे हैं सब चीज, तो एनर्जी क्या हो जाएगा इंडक्टर के अंदर है ना, और ये क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। अब याद कीजिए कैपेसिटर वाला, वहां पे सी कैपेसिटेंस था, जी पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे इंडक्टेंस है, आई करंट है। समझे, तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह जो है वो इंडक्शन के प्रॉपर्टीज पे ही काम करता है, लेकिन वहां पे सेल्फ इंडक्शन नहीं होता, वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना। उसमें कॉइलिंग नहीं होता है बेसिकली, वोल्टेज बढ़ाना वोल्टेज घटाना ट्रांसफार्मर से हम करते हैं ना, तो बेसिकली हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके ऐसा करते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा था जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, ई क्या आया था एल डी आई अपॉन डी टी, और इंडक्टेंस जो था वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग बनाते हैं ट्रांसफार्मर में, और एक में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दूसरे में बढ़ जाता है, पावर नहीं बढ़ता। पावर बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है मतलब वो एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता, वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। है, अब इधर देखते हैं, ये हो गया एनर्जी। अगर एनर्जी डेंसिटी देखो,
एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी हाफ LI² अपॉन वॉल्यूम, हाफ L। अगर सोलेनोइड की बात करें तो म्यू नॉट N² पाई R² L, यही आया था शायद, कोई देखो लिखा था मैंने, है ना। ऑल सोलेनोइड, बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई R², यही तो होगा वॉल्यूम, और लेंथ है L, यही होगा ना सर। बेटा पावर होता है E इंटू आई, है ना। तो जो ट्रांसफार्मर है वो E को बढ़ा देता है, आई कम हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी तो लाना पड़ेगा, है ना। तो मान लो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक इधर कॉइल है एक इधर कॉइल है, क्या एनर्जी इधर से तुमने एनर्जी दिया, तो जो एनर्जी दिया इधर से वही एनर्जी मिलेगा ना। नहीं तो अगर कोई तीसरा वर्क करने वाला चीज अंदर होता तो एनर्जी मान सकते थे कहीं और से आ जाता, लेकिन तीसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो पावर जो है थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट मिल जाता है 99%। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, इसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसमिशन के लिए हम हाई वोल्टेज को यूज करते हैं, बहुत दूर तक ट्रांसमिशन करना होता है, तो तूने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उस पे वायर जाता है, मोटा मोटा वायर, है ना। बेसिकली वो हाई वोल्टेज पे होता है, हाई वोल्टेज पे उसमें पावर चेंज नहीं होता, बेसिकली हम ट्रांसफार्मर यूज करके इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाने से आई कम हो जाता है, आई कम होने से क्या होता है, आई² जो लॉस है ना, ट्रांसमिशन लॉस, वो डिक्रीज हो जाता है आई कम होने से। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, यूज तो हमें 220 वोल्ट पे ही करना है, 220 वोल्ट पे ही करना होता है ना, लेकिन हम ट्रांसमिशन के लिए हमेशा हाई वोल्टेज का यूज करते हैं, फिर वो जहां जाता है उसको स्टेप डाउन करके कम वोल्टेज पे लाते हैं और फिर वापस यूज करते हैं। तो ये हो गया, वॉल्यूम देखोगे तो पाई R² है गया, ये आ गया म्यू नॉट N² LI²। सही है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई एल तो गया नया है, एल कहां से, हाँ I² है ही N² है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा B² अपॉन 2 म्यू नॉट। ध्यान से देखोगे तो देयर B इक्वल्स क्या है, म्यू नॉट एंड आई। तो पहले भी किया था वो दूसरे तरीके से, इंडक्टर में भी एनर्जी डेंसिटी वही आया है, इंडक्टर में भी एनर्जी डेंसिटी वही आया है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है तो आज का अध्याय यहीं तक। होगा कभी आगे चल के, आते तो और भी डिस्कशन में सवाल करते नहीं हो, एक क्लास दिखा देता है मतलब का। चलिए फिर सफाई हो गया। मंडे को क्लास है ना, नॉर्मल क्लास है मंडे को, और आगे चलेंगे टेलर सर्किट की तरफ।
थैंक यू।